स्टैंड बीपीएससी में आप लोग का स्वागत है। चलिए, आधुनिक भारत से बीपीएससी, दरोगा, पीटी मेंस और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत में हम लोग शुरू करेंगे यूरोपीय आगमन। तो यूरोपीय आगमन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले भारत में यूरोपीय जो आए वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। एक्चुअली पुर्तगाली में सबसे पहले आने वाले जो व्यक्ति था उसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत में आया था। हाँ, केरल के कालीकट नामक स्थान पर आया था। सबसे ज़रूरी इसमें है जो अब डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये आपसे अब नहीं पूछेगा कि कालीकट में आया था, कब आया था। अब पूछेगा कि कालीकट में आया था तो किस जहाज़ से आया था। तो उसके जहाज़ का नाम था केवेंडिस। केवेंडिस नामक जहाज़ से आया था। एक्चुअली जब सभी लोग जितने भी नाविक थे तो आप देखेंगे कि अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, कैप गुड होप जो है केप ऑफ गुड होप, वहाँ तक मार्ग खोज निकाला था, लेकिन उसके आगे नहीं निकाल पाया था। तो वहाँ तक जब वास्को डी गामा जब पहुँचा तो वहीं पर गुजरात का एक व्यापारी था। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे समुद्र में एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, जैसे कि आज भी गुजराती लोग ज़्यादा व्यापारी में है, उस समय भी व्यापार में बहुत आगे थे। तो उसी से पूछा कि हमें इंडिया से व्यापार करना है। बोला कि ठीक है, आपको हम इंडिया लेके चलेंगे, हम इंडिया के ही रहने वाले हैं। बहुत मान सम्मान अब्दुल मजीद किया उसको। लेकिन आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है इंडिया। कुछ ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि इंडिया को बोलते हैं कि अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ों के देन नहीं है। मेगास्थनीज अगर अंग्रेज़ों का देन रहता तो मेगास्थनीज इंडिका नामक बुक नहीं लिखता, उसमें इंडस का चर्चा नहीं करता, इंडिया का चर्चा नहीं करता। हालांकि वो लोग ठीक से, उन लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। इंडिया का सबसे पहली बार इंडिका नामक बुक में चर्चा हुआ है और यूनानियों की देन है। पढ़े लिखे ये लोग या तो मूर्ख है या तो राजनीति भावना से नहीं है, द्वेष भावना से उत्प्रोत है। तो अब्दुल मजीद लेके आया भारत में, सबसे पहले कालीकट में आया। अब देखिए, आखिर यूरोपीय लोग भारत से व्यापार क्यों करना चाहते थे, इसके पीछे समझने की बात है। व्यापार करने का उद्देश्य था यहाँ से मसाला। अब जितने भी यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जलवायु भौगोलिक कारण है। जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ेगी वहाँ पर मांस सेवन करने वाले लोग अधिक होंगे। अब एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कोई बड़े पशु का शिकार किया, उस मांस को एक दिन में तो खा नहीं सकता है, तो उसको बर्फ़ में दबा के रखा जाता था। ताज़ा मांस जो खाते थे लोग तो उसमें टेस्ट कुछ और था, फिर उसी मांस को फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे खाते थे तो टेस्ट क्या होता था, बदलाव आता था। लेकिन जब वास्को डी गामा जब भारत में आया और यहाँ से जो मसाला लेके गया, कहा जाता है कि 1 रुपया का जो मसाला यहाँ से ख़रीद के लेके गया उसको 60 गुना फ़ायदा हुआ। कितना गुना फ़ायदा हुआ? 60 गुना फ़ायदा हुआ। और ये मसाला जब लगा के और जो मांस था उसमें लगा के ये लोग भूंज भांज के खाया तो लगा कि अरे बहुत टेस्टी लग रहा है। तो बहुत सारे जो यूरोपीय कंट्री थे, जितने भी यूरोपीय कंट्री है, सब लोग व्यापार करने के लिए कहाँ आएगा? भारत में आएगा। तो पहले हम लोग समझेंगे पुर्तगीज़ के बारे में ही, पुर्तगाली के बारे में ही। तो पहला अगर पूछेगा कि पहला यूरोपीय व्यक्ति भारत आने वाला कौन था, तो वो आपका वास्को डी गामा हो जाएगा। 1498 में आया था। किस जहाज़ से आया था? तो केवेंडिस नामक जहाज़ से आया था।
किसने वो सबसे पहले किससे मिला? तो अब्दुल मजीद से मिला। अब्दुल मजीद कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का रहने वाला था। वो कहाँ पे उतरा? केरल के कालीकट पे उतरा। वहाँ पर एक शासक था, उसका नाम था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। जमोरिन उसे बहुत स्वागत किया। ये भी पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वहाँ का केरल का शासक कौन था? तो जमोरिन था। अब्दुल मजीद ने पूरे भारत में वास्को डी गामा को घुमाया। 1 रुपया का, जैसे कि बताया कि वो मसाला खरीद के लेके गया, तो यूरोप में कितने रुपए का उसको फ़ायदा हुआ? 60 रुपये का फ़ायदा हुआ। 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगीज अगर पूछता है, पहला तो सब लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा आया, लेकिन अब दूसरा पूछता है तो वो पेड्रोल था। कौन था? पेड्रोल। पेड्रोल ब्रेज केब्रॉल उसका नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका शॉर्ट में ही नाम बीपीएससी बहुत बार पूछा है कि दूसरा पुर्तगीज आने वाला कौन था, तो केब्रॉल हो जाएगा। क्या क्या होगा? केब्रॉल। हाँ, पेड्रोल ब्रेज केब्रॉल उसका नाम था पूरा, लेकिन केब्रॉल के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत में ये पहली बार 1498 में आया, मसाला खरीदा, लेके गया, वहाँ पर व्यापार किया। फिर दूसरी बार आया ये 1502 में। कब आया? बहुत बुढ़ा हो चुका था। कहा जाता है कि जब वो आ रहा था तो खाने के लिए जो नाव में सामान रखा था ना, तो उसमें पिल्लू पड़ गए थे, कीड़ा पड़ गए थे। लेकिन किसी चीज़ को खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत की आवश्यकता है। इसी प्रकार ये मेहनत भी किया था। वो खाना जब खाता था ना, तो जो सत्तू लिया था, जो भी खाने पीने वाला सामान था, तो कीड़ा था, तो दिन में इसलिए नहीं खाता था कि कीड़ा दिखाई देगा तो हम उसको खा नहीं पाएंगे। वो रात में उस खाने को खाता था। सोचिए, क्योंकि पानी में तो उसे मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर दूसरी बार आया। कब आया? 1502 में। याद रखने वाली बात है, 1502 में आया और प्रथम दुर्ग की स्थापना किया। प्रथम दुर्ग, और कोची में। कहाँ पे किया? कोची में। दुर्ग मतलब होता है एक सेना के लिए, वहाँ पर रहने के लिए एक नहीं होता है, ठहराव के लिए। तो प्रथम दुर्ग का स्थापना किया कहाँ? कोची में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कहाँ था, तो कोची में था। और 1502 में वास्को डी गामा आता है भारत में, और 1502 में ही इसका विकेट गिर जाता है भारत में ही। विकेट गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पे है, तो गोवा में। आज भी गोवा में इसका मकबरा पड़ा हुआ है। हम एक बार गोवा गए थे घूमने, तो इसका मकबरा को हम लोग देखे थे। और ये सब बहुत डीप में जाके, जब बीपीएससी को ज़्यादा डीप में जाना होता है तो यही से क्वेश्चन उठाता है कि अंग्रेज़ों का कौन कौन सा अंग्रेज़ था जिसका मकबरा भारत में है, तो पुर्तगीज कौन है उसका मकबरा भारत में है। तो वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है? गोवा में। उसके बाद में भारत में नियुक्ति प्रथम पुर्तगीज, मतलब कि सरकार के द्वारा अब नियुक्त होने लगा। नियुक्त वायसराय भारत में कौन आया? तो अल्मेडा आया। कौन आया? अल्मेडा आया। और 1503 में अल्मेडा ने, क्योंकि ये तो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व पे अपना व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि भारत से मसाला खरीदते थे, और जो भी कंट्री थी वहाँ पर क्या करते थे ये लोग, वहाँ पर सप्लाई करते थे। और धीरे धीरे वो लोग अपना व्यापार को फैला रहे थे। तो 1503 में ही अल्मेडा ने टर्की, मिस्र, गुजरात के सेना सहित महत्वपूर्ण जो मतलब क्षेत्र था उसको, वहाँ के शासक को भी हराया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पुर्तगीज वायसराय, जो सरकारी वायसराय आया, अल्बुकर्क था। कौन था? हाँ, अल्बुकर्क था। कहा जाता है कि अल्बुकर्क के समय में भारत में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, मतलब पुर्तगीज लोगों का। और 1503 में ही भारत में पुर्तगाली जो थे वास्तविक संस्थापक भारत में अल्बुकर्क, मतलब यहाँ पर वास्तविक संस्थापक, जैसे पूछेगा कि
पुर्तगालियों की वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है भारत में, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। दरोगा मेंस भी पूछ चुका है आपका, और भी एग्ज़ाम पूछ चुके हैं। तो अब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क का सबसे महत्वपूर्ण विजय गोवा विजय था। कौन सा था? गोवा विजय था। गोवा विजय किया। पूछेगा कि गोवा ये कब जीता था, तो 1510 में। अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना होगा तो ये आपको ईस्वी सन उठा के डालेगा। तो अल्बुकर्क गोवा पर कब विजय किया था, तो 1510 में। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने VBI लगाया है। एक बार बीपीएससी इसको पूछा है। तो 1510 में ये क्या किया था, गोवा को जीता था। कौन जीता था? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गोल गुंबज कहाँ है, तो बीजापुर में है। हाँ, गोल गुंबज कहाँ है, तो बीजापुर में है। और बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को, किसको? यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया था। भारत में पुर्तगालियों की पहली राजधानी अगर पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कोचीन। क्या होगा? कोचीन होगा। जबकि भारत में पुर्तगालियों की अंतिम राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गोवा थी। भारत में सबसे पहले आने वाले अगर पूछेगा कि यूरोपीय कौन थे व्यापारी, तो आपको कौन हो जाएगा, पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाला अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पुर्तगाली ही होगा। ठीक। अब देखिए, इतना ही नहीं, पुर्तगाली 1661 ईस्वी में यहाँ से भारत में गए। वो भी भारत सरकार के कार्रवाई के द्वारा गए, क्योंकि गोवा वो छोड़ने के लिए नहीं चाह रहे थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 44 है, जो आज वर्तमान सरकार बोल रही है कि हम समान नागरिक संहिता कोड लागू करना चाहते हैं भारत में। और बहुत लोगों का मानना है कि ये भारत में सफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्म पंथ के लोग हैं। तो सबको एक समान विधि व्यवस्था को कैसे ला सकते हैं। तो लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वो अनुच्छेद 44 लागू है, वो गोवा है। और गोवा में इसलिए लागू है, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये लागू नहीं है। इसलिए लागू है कि गोवा जो थी उस समय पुर्तगालियों के अधीन थी। उसी समय वहाँ पर समान नागरिक संहिता पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया जा रहा था अपने देश में। तो ये भी इसका, गोवा भी इसका हिस्सा था। तो इसीलिए अनुच्छेद 44 को ये लोग क्या कर दिया, लागू कर दिया, समान नागरिक संहिता को। ठीक। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अभी चर्चा में, हो सकता है पूछ भी दे, कि जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा है। ठीक। और ये भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा नहीं लागू है, बल्कि ये पुर्तगालियों के ही द्वारा लागू किया गया था। हाँ। और समुद्र नीति का प्रतिपादन अगर पूछेगा कि कौन किया, बोला था अल्मेडा जो था, वो बोला था कि जब तक हम समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर लेंगे, विजय स्थापित नहीं कर लेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम पूरे विश्व पर विजय प्राप्त, तो समुद्र पर, क्योंकि वो समुद्र के माध्यम से ही पूरे विश्व पर क्या करना था, विजय प्राप्त करना चाहता था। कौन प्राप्त करना चाहता था? अल्मेडा। हाँ, उसको ब्लू वाटर पॉलिसी के भी नाम से जाना जाता है। एक बार नहीं, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस बहुत बार भी पूछा हुआ है। तो ये पूछेगा कि समुद्र नीति का प्रतिपादक कौन है, तो अल्मेडा हो जाएगा। किया। और उसके बाद में पुर्तगाली, उसके बाद में ये क्या बोला जाता है, अल्मेडा के बाद में दूसरा पुर्तगाली अगर पूछेगा कि कौन आया, तो नीनो दे कुंथे आया और प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु कोची को बनाया। और हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुर्तगाली के बारे में पूछेगा। और पुर्तगालियों ने अपने शासनकाल में हुगली पर भी अपना अधिकार खो दिया था। किसके शासनकाल में? हाँ, नीनो दे कुंथे के शासनकाल में भी पूछता है। और उस समय हुगली का प्रशासक कासिम था। कौन था? कासिम था, 1661 ईस्वी में। और नहीं, 1661 ईस्वी में एक विवाह के अवसर पुर्तगाली
राजकुमारी जो कैथरीन थी, उसके विवाह ब्रिटेन के एक सम्राट के साथ होता है। हाँ, चार्ल्स द्वितीय के साथ में। किसके साथ में? चार्ल्स द्वितीय के साथ में। और इस अवसर पर पुर्तगालियों जो है मुंबई को दहेज दे दिया अंग्रेज को, मतलब चार्ल्स द्वितीय को। वैसी स्थिति में क्या हुआ कि अब धीरे धीरे अंग्रेज का भी यहाँ वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। अब 2-3 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फैक्चुअल पूछेगा तो यहीं से उठा के पूछेगा, इससे अलग नहीं पूछेगा बीपीएससी। और बाहर पूछा भी नहीं अभी तक, जितना भी हम बीपीएससी पीटी दिए हैं। तो अगर पुर्तगाली के जितना भी क्वेश्चन उठाया यहाँ से, एक भी अलग नहीं उठाया। आपका सारा क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पूछेगा कि कालीकट पर ये लोग विजय कब प्राप्त किया? तो 1498 में। कोची पूछेगा, कोची में कब किया? तो 1503 में। गोवा पर पूछेगा तो जैसा कि हम बता दिए 1510 में। चटगांव में कब किया? तो 1534 में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका चटगांव, क्योंकि ये बंगाल से लगा हुआ है। बिहार एक्चुअली क्या होता है कि बिहार स्पेशल में बंगाल से भी क्वेश्चन, बिहार स्पेशल में बंगाल और बांग्लादेश से भी जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बिहार स्पेशल में ही पूछा जाता है। तो चटगांव आपको पूछ सकता है कि पुर्तगालियों ने चटगांव पर विजय कब प्राप्त किया? तो 1534 में। उसके बाद साल सेट पर कब किया? तो 1536 में। बस इतना आपको पुर्तगाली से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन थोड़ा बहुत और हम लोग देख लेते हैं कि अगर अब हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट नोट करके। एक नंबर में हम लोग देखेंगे कि वास्को, अगर पूछेगा कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप कब शुरू हुआ? तो वास्को डी गामा के समय। क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा के समय। केपड़ौल ने कोचिन में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था। केपड़ौल, हाँ केब्रौल भी कहा जाता है उसको। व्यापारिक कोठी की स्थापना कौन किया था? केब्रौल। कहाँ पे किया था? कोची में। अल्फांसो जो था, अल्फासो द अल्बुकर्क, भारत में कमांडर बन के आया था। अल्बुकर्क ने ही यह नियम निकाला था कि प्रत्येक पुर्तगाली युवक भारतीय कन्याओं से ब्याह करे। किससे करे? भारतीय कन्याओं से ब्याह करे। इसलिए कि यहाँ पर ईसाई की संख्या क्या कर दिन पर दिन बढ़ता जाए, ईसाई की संख्या बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि देखिए, धार्मिक आधार पर अगर कोई राजनीति करता है तो इसमें सफल होता है। जैसे कि वर्तमान में अब देख रहे हैं, वर्तमान सरकार ज़्यादा धर्म के आधार पर कर रही है। अभी पूरे विश्व में आप देखेंगे तो ज़्यादा राइटिस्ट का अभी शासन, सबसे ज़्यादा राइटिस्ट लोग आ गया है। मतलब कि जो परंपरावादी है, धर्मवादी है उन लोगों का। तो वो ये भी यही सोच रहा था कि जितने भी हमारे धर्म के लोग यहाँ पर होंगे वो हमें क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। इसीलिए अल्बुकर्क बोला कि यहाँ पर भारतीय कन्याओं से जितना आप शादी करेंगे उतना हमारी क्या होगी? ईसाइयों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये पूछेगा कि ईसाई लड़की, हिंदू कन्याओं से, भारतीय कन्याओं से सबसे अधिक मतलब शादी करने के लिए कौन आदेश दिया था? तो क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक, अल्बुकर्क ने ही भारत में मुसलमानों को बहुत उत्पीड़न भी किया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम का शासन था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेज आए तो उस समय जहांगीर, वो तो चिट्ठी लेके आया था, क्या बोला जाता है, अकबर के नाम से। लेकिन भारत पहुंचा तो अकबर का विकेट गिर चुका था, उसका बेटा बैठा हुआ था, दोस्त नामक चिट्ठी लेके आया था। तो उस समय मुसलमानों का शासन था, तो उत्पीड़न किसको करेगा? मुसलमानों को ही करेगा। तो अल्बुकर्क ने मुसलमानों का क्या किया था? सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया था। भारत में घोड़े के व्यापार पर आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कृष्णदेवराय, जो कि दक्षिण भारत का महान शासक में गिना जाता है, कौन? कृष्णदेवराय। तो घोड़ा अधिक से अधिक इनके सेना में शामिल हो, तो इसलिए अल्बुकर्क जो है कृष्णदेवराय के साथ में व्यापारिक समझौता कर लिया। हाँ, और हाँ इब्न बतूता इसी के समकालीन था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा, ज़्यादा डीप में पूछा है।
तो यहाँ तक पूछेगा। और जैसे कि पुर्तगाली आपको हमें लगता है कि इससे जो पुर्तगाली से अगर कितना भी क्वेश्चन बनाएगा तो इससे आपको बाहर नहीं होगा, इसी से सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक ठीक है। तो हाँ हाँ बिल्कुल सब बनेगा। तो ठीक है, करते हैं। थोड़ा सा काट दीजिए।